अमिताभ तिवारी जी, सामान्यता होता ये है कि छोटे इम्तिहान के बाद बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन सियासत तो अजब गजब होती है। बड़े इम्तिहान के बाद छोटा इम्तिहान आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और मजे की बात यह, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की सीटें हैं। भौगोलिक तौर पर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा इन 9 सीटों में हो रही है। कैसे देखते हैं ये बड़े के बाद छोटा दंगल? चूंकि ये विधानसभा का मसला है और अब जो बड़ा इम्तिहान आएगा वो विधानसभा ही का आएगा। तिवारी जी, काफी इम्पोर्टेंट चुनाव है ये अमिताभ जी, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो दंगल हुआ है उसमें वोट शेयर के मामले में दोनों गठबंधन जो है वो बराबर थे, और सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी लेड अलायंस जो थी वो आगे थी। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक मोमेंटम तो मिला है, उसको नहीं जा सकता। और बसपा जो है वो एक कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी होती है। अब यहां से देखना पड़ेगा कि 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, उस समय 10 साल भाजपा सरकार की भी हो जाएगी। और भाजपा ने एक जो सोशल कोएलिशन तैयार किया था, नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाट प्लस अपर कास्ट, उसको कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुआ है वो सोशल कोएलिशन, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव्स में भी समाजवादी पार्टी लेड अलायंस ने सेंध मारने में उसको कामयाबी मिली है। तो ये चुनाव तो और भी लोकल है। अभी हमने देखा कि लोकसभा का चुनाव भी कहीं ना कहीं लोकल हो गया, तभी जाकर के एक ऐसा अप्रत्याशित ही जी उसको कहा जाएगा नतीजा हमें देखने को मिला है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या समाजवादी पार्टी इस मोमेंटम को मेंटेन कर पाती है या भाजपा जो है वो पुल बैक करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, जो अभी उसमें टाइम है, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं जो है वो इस रिजल्ट से उसकी एक दिशा मिलेगी। जी, ठीक बात कही अमिताभ जी ने कि भाई मसला चूंकि विधानसभा का है और लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न में लोकसभा का चुनाव कितना भी लोकलाइज हो जाए, मैं सहमत हूं अमिताभ जी की बात से कि इस बार का चुनाव नेशनल इलेक्शन जैसा नहीं था। एक बड़ी सीमा तक वो स्थानीय चुनाव की भाव मुद्रा में था, लेकिन फिर भी एक मसला होता है कि भाई प्रधानमंत्री चुनना है और मोदी जी का चेहरा भी है सामने। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन है मिल्कीपुर से लेके मिर्जापुर तक और मीरपुर तक, ये तो प्रदेश का मामला है। एक को सरकार बनाने के लिए लड़ना है, एक को सरकार बचाने के लिए लड़ना है 27 में। ये उसकी वार्म अप एक्सरसाइज मान लीजिए, पता लग जाएगा भाई। कीर्तनिधि पांडे जी, बड़ी सफलता के बाद तत्काल कोई दूसरा इम्तिहान फिर आ जाए तो थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है, नहीं? क्यों अब इस सफलता को दोहराने की चुनौती हो जाती है। और लोकसभा चुनाव का विषय दूसरा है, विधानसभा का दूसरा है। स्वाभाविक है, और रीजनल पार्टियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव विधानसभा का है। कीर्तिनिधि जी, देखिए अमिताभ जी, राजनीति में चुनौतियां हमेशा रही हैं और रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने उन चुनौतियों का सामना किया और उसी चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने का काम किया। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जीत रही और उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, जिसका परिणाम रहा कि हम नंबर 1 पार्टी, हमारा अलायंस बना उत्तर प्रदेश। लेकिन जो शुरुआत घोसी ने दिया वो शुरुआत लोकसभा में भी दिखा। जो हमारी रणनीति थी पीडीए की, वो रणनीति दिखी और वही लोकसभा में दिखा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव अभी हमारे लिए चुनौती रहेगी, उसको हमको स्वीकार करना को हमारे लिए वो चुनौती है। और एक शेर की लाइन है कि बुलंदी पर पहुंचना नहीं कमाल, बुलंदी पे पहुंच के उस पर ठहरना कमाल। तो ठहरने की चुनौती है समाजवादी पार्टी के पास, हम उसको स्वीकार करते हैं और जनता के आशीर्वाद से और अपनी रणनीति से हमें भरोसा है कि जिस तरीके से लोकसभा के साथ 4 विधानसभा का भी चुनाव हुआ, 4 में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 1 हमारी थी। हम 1 सीट भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का भी लेने का काम,
2 सीटों पे हमारी उम्मीदवार जीतने का काम। हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम अपनी सीटें तो बचाएंगे ही, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो खाली हुई हैं, निषाद पार्टी की सीटें, उस पर भी समाजवादी पार्टी कब्जा करेगी, चुनाव जीतने का काम करेगी। ये हमें उत्तर प्रदेश के लोगों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। ठीक, कम से कम ये तो ठीक है, आरएलडी की सीट छोड़ दी, निषाद पार्टी भाजपा ही कहा RLD भी- कीर्ति भाई ने RLD आरएलडी छोड़ दी, RLD तो कम से कम RLD अजय वीर सिंह को ये राहत होगी। अजय वीर सिंह जी अजय वीर सिंह जी, आपकी पार्टी के लिए भी मीरपुर की सीट महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भाजपा के भीतर ही जिस इलाके में आपकी पार्टी का आधार है, उसी इलाके के 2 दिग्गजों के बीच में युद्ध चल रहा है, संजीव बालियान और संगीत सोम। तो उसमें एक ने कहा कि भाई इनके आने से भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, ये खाली पीली अपनी 2 सीट जिता ले गए, नहीं तो और भाजपा कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको बाई इलेक्शन में जाना है, अजय वीर सिंह जी। अमिताभ जी देखिए, जी, हमने एनडीए के गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2 सीट हमारे हिस्से में आई और दोनों सीटें हमने जीतने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां जहां मीटिंग की, आप अमरोहा लगा लीजिए, बुलंदशहर लगा लीजिए, गौतम बुद्ध नगर लगा लीजिए, फतेहपुर सीकरी लगा अच्छा, लीजिए, मुजफ्फरनगर अलीगढ़ नहीं लगा गए थे लीजिए, जयंत जी? मुजफ्फरनगर नहीं गए थे? मुजफ्फरनगर भी गए थे, कैराना भी गए अच्छा, थे। जी, लेकिन जो जितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने की, एनडीए ईमानदारी से एनडीए के गठबंधन के साथ, उसी का नतीजा ये हुआ कि हम अपनी भी दोनों सीटें जीती और जो मैंने ये सीट गिनाई है, एनडीए के गठबंधन के जो हमारे सहयोगी, बड़े सहयोगी दल थे, भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर विजयी रही। अब एक मिनट अजय वीर जी, फिर एक मिनट फिर संगीत सोम ये क्यों कह रहे कि भाई आरएलडी के आने से कोई लाभ नहीं हुआ, इनको लाभ हो गया, भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ? उस संगीत सोम जी क्या कह रहे हैं उस पर मेरा कोई कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो सहयोगी दल हैं, अगर उनमें आपस में कोई बात है तो उन्हें पार्टी के फोरम पे रखनी चाहिए। बालियान जी भी हो, दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को लपेट रहे हैं। उनने कहा फोरम वोरम कुछ नहीं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक मिनट रुको भाई, वो खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक दूसरे की संपत्ति के कागज दिखा रहे हैं, किसके पास ऑस्ट्रेलिया में जमीन है, किसके पास होनोलुलु में फार्म हाउस है, उसके कागज भी बांट रहे हैं प्रेस को। जी अग्निहोत्री जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं है ये बात कहने का। अगर कहीं कोई कमी थी, कहीं कोई विरोध हुआ था, किसी ने मदद नहीं की थी, तो हमारे सभी साथियों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात रखनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का उनका आपस का मामला है, वो उचित फोरम पे वो बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर उचित कार्रवाई करेगी। ठीक, रुकिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान इलाका है, तो जमीन का महत्व है भाई, लेकिन हम तो देख रहे हैं उस लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया तक की जमीन का जिक्र होने लगा। बताइए, इतना कृषि प्रधान हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन के कागज बांटे जा रहे हैं कि किसने ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी, किसने न्यूजीलैंड में। खैर, प्रशांत पटेल जी, जो मोरल डिप हुआ, इस पर मान लीजिए टीवी पर ना भी कहें, लेकिन स्वाभाविक है, कुछ चीजें ऑब्वियस होती है, मोरल डिप होता ही है। और जब आप 66 सीटें जीते हो और उससे पहले 73 सीट जीत के आए हो और फिर आप 33 पर आ जाए, 66 की ठीक आधी, तो मोरल डिप होता है। मोरल डिप में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, स्वाभाविक है। और कमजोर इम्यूनिटी में कोई और इम्तिहान आ जाए, ये थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है नहीं, क्योंकि अब आपके ऊपर डबल दबाव होगा। अब बीट मोरल के साथ समाजवादी पार्टी से लड़ना और अपने कैडर को ये करके दिखाना कि ना लोकसभा चुनाव हो गया लेकिन देखो हमने 9 में 9 जीत ली, तो एक बड़ा दबाव है। प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मोरल डाउन होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग तो लगातार चुनावी तैयारियों में रहते हैं और चुनाव लगातार होते रहते हैं, और ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक चुनाव आता है। इस तरह बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन होते हैं, स्वाभाविक तौर पर हर बार होते हैं।
और ना ही कोई हमारा मोरल डाउन है। और हम लोग हर चुनाव को, चाहे परिणाम कुछ भी है, उसको पूरी तन्मयता से स्वीकार करते हैं। कोई इसमें हम हिलावालिया नहीं करते या उस पे बचाव का रास्ता नहीं खोजते। हमारी 3 जून का भी डिबेट हुई थी, उस दिन हमने यही बोला था, आपने भी यही कहा था कि दोनों पार्टी को जो भी चुनाव परिणाम आए उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना हमने उन चाहिए। चुनाव परिणामों को जनता को आशीर्वाद मान करके स्वीकार किया। हमने किसी को दोष नहीं दिया, ना हमने चुनाव प्रशासन को दोष दिया, ना जनता को दोष दिया, ना किसी विरोधी पार्टी को दोष दिया। यही अगर चुनाव परिणाम थोड़ा-सा ऊपर नीचे होता तो यही सारी विपक्षी पार्टियां 3 तारीख तक ईवीएम को दोष दे रही थी, पूरा लाठी डंडा लेकर के लोग तैयार थे। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया। और कभी ऊपर नीचे चुनाव होता है, देखिए हम लोग 10 साल सत्ता में हैं, और जो जनता की नाराजगी ऑब्वियसली होती है, जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है उसी से नाराजगी होती है। स्वाभाविक थी, थोड़ी बहुत कुछ चीजें उनसे रही होंगी। और हमारा भी विश्लेषण चल रहा है, हम लोग तो हर चुनाव अगर जीतते भी हैं और हारते भी, उसके बाद हमारी इंटरनल पार्टी का डिस्कशन होता है कि कहाँ क्या कमियां रह गई, क्या ठीक रहा, क्या चीजें हम ठीक की जा सकती है। और थोड़ी सीटें हमारी कम हुई, ऐसा नहीं कि पहली बार सीटें कम हुई, इसी प्रकार हमारी सीटें 2017 में गुजरात में भी कम हुई थी, उसके बाद हमने रिवर्स बैक किया 2022 में। मध्य प्रदेश में भी हम 2018 में हारे थे, उसके बाद फिर परिणाम 2023 में क्या आया। तो ये चीजें कई बार राजनीति में कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं कि अगर जनता सेटबैक देती है तो हमें एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है कि कहाँ हमारी कमियां रह गई थी, उनको हम चीजें ठीक करके आगे बढ़ेंगे। और रही बात बाई इलेक्शन की, बाई इलेक्शन भी हम लोग मजबूती से जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और कार्यकर्ताओं का भी मोरल डाउन है। और देखिए कोई बहुत कुछ बदला नहीं है, सरकार आज भी हमारी है। एनडीए की सरकार पहले भी 10 साल से चल रही थी, एनडीए की सरकार अभी भी है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सारे अभी सब लोग वही हैं। एनएसए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब लोग वही हैं। कोई बहुत कुछ तो बदला है नहीं। हाँ, एक चीज और बदली है, कभी तक आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था 10 साल में, वो उनको मिल जाएगा। बाकी समाजवादी पार्टी की तो कोई प्रसन्नता की कोई बात है नहीं। उनका जिस प्रकार पहले थे, ना उनकी केंद्र सरकार बनी है, ना राज्य बनी है। एक इनके कार्यकर्ताओं के लिए कष्ट अलग से हो गया कि इनके जो नेता और प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका परिणाम हो रहा है कि वो लोग जाकर के जमीन पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके लगातार मुकदमे हो रहे हैं, उनमें उनके पैरों में पीतल भरने का काम किया जा रहा है। तो उनसे उनको मुझे यही सलाह है कि अधिक बहुत जोश खरोश न दिखाएं। आप लोग जो बड़े बड़े बयान देते हैं, कार्यकर्ता उपद्रव में आके यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, अनुसूचित वर्ग के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, मोदी जी के बैनर फाड़ रहे हैं या हुड़दंग कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि आपका कार्यकर्ता प्रताड़ित होगा 2027 तक। सरकार नहीं बदली है अभी भी। कीर्तनिधि जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग तो बड़े बयान दे के किनारे हो जाते हो, कार्यकर्ता जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाता है, और उत्साहित हो जाता है फिर बवाल में संलिप्त हो जाता है। बवाल में संलिप्त हो जाता है तो उस पर मुकदमा हो जाता है, उसके लिए संकट पैदा हो जाता है। क्योंकि प्रशांत पटेल कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गए लेकिन सरकार नहीं बदली, न दिल्ली में न लखनऊ में, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा रहता जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि सावधानी कहां हटी कि इतनी बड़ी दुर्घटना उत्तर प्रदेश में घटी। जनता ने जवाब दिया है। और ये तो इनका कल्चर है कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार विपक्षी दलों की आवाज दबाते रहे हैं। कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने एक चर्चा किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं, मैं दोनों लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दोनों दूसरे का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। मैं तो प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा, प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि कहते थे मंचों से कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, अब तो सरेआम सामाजिक रूप से दोनों मंच पे लड़ रहे हैं। अखबार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी, वो कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जांच करा लेते। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाएं इनके पास हैं। खाली केवल विपक्षी दलों के खिलाफ जांच होगी, अपने लोगों के खिलाफ भी जांच करा देते, एक आदर्श प्रस्तुत करते। जानता देश की भ्रष्टाचारी नेता इनके पास भी है। और अभी मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, थोड़ी ताकत और कम होने दीजिए भारतीय जनता पार्टी, और पर्दे पर, बड़ी पर्दे पर लड़ाइयां इनकी दिखेंगी। अभी तो कोई कह रहा ना कि 400 का नारा अहंकार का नारा था इसलिए हार गए, इनके अलायंस पार्टनर कह रहा है। और कोई कह रहा है कि साहब वो हमारी मदद नहीं की इसलिए हार गए। अभी ये जो सर फुटौल है बड़े पैमाने पे दिखेगा। ये 9 की 9 जब हारेंगे तो उसके बाद और बड़े पैमाने पे दिखेगा। ठीक ठीक, रुकिए भाई, आप रुकिए, मैं